यार कल हमने सर्कुलर मोशन टॉपिक स्टार्ट कर लिया था और मैंने आपको इसका बेसिक बेसिक आइडिया भी दे दिया था। आज पूरा इसको डिटेल में करके खत्म करते हैं। सर सर्कुलर एक मोशन। बार बता दो। बाय द वे कल क्लास नहीं लगाई थी। ऐसे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो फिर से भी बताना ही है, वो तो क्या है। भैया हमने सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दिया था और मैंने कहा था कि सर्कुलर मोशन हमारे पास दो टाइप के हैं। कौन से दो टाइप के सर्कुलर मोशन है? एक हमारे पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर मैंने ये भी बोला था इन सब चीजों को छोड़ दो, क्या है सर्कुलर मोशन, क्या है यूनिफॉर्म, क्या है नॉन यूनिफॉर्म, इन सब बातों को छोड़ दो। बस पहले सिंपल चीज को ध्यान दो कि भैया एक्सिलरेशन क्या होता है। तो हमने डिस्कस किया था एक्सिलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ। वेलोसिटी। वेरी गुड। कि भाई अगर हम कभी भी वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब हम वेलोसिटी को इस तरीके भी से भी कह सकते हैं, स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड हो गया, स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो मेरे को बताओ हम वेलोसिटी को कितने तरीकों से चेंज कर सकते हैं? सर दो। वेलोसिटी को हम यार तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं। कौन कौन से तीन तरीके हैं वेलोसिटी को चेंज करने के? एक, कि यार आप स्पीड को सेम सेम रहने दो। स्पीड और सेम बिल्कुल, डायरेक्शन। आप बस डायरेक्शन को चेंज कर दो, स्पीड को सेम रहने दो, डायरेक्शन को चेंज कर दो। दूसरा क्या तरीका है? कि आप सेम सिर्फ स्पीड स्पीड को और चेंज कर सेम। दो, डायरेक्शन को सेम रहने दो। और तीसरा तरीका क्या है? कि यार आप दोनों को ही चेंज करा दो। तो हमारे पास इस तरीके से तीन तरीके हैं जिससे हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं और एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें कौन से तरीके पढ़ने हैं? हमें भैया पहले दो तरीके पढ़ने हैं कि स्पीड सेम रहेगी और डायरेक्शन सिर्फ चेंज होगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। तो जो ये वाला तरीका है ये हमारा कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। आई रिपीट, ये वाला तरीका, इसमें एक्सीलरेशन बनेगी लेकिन एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो हर बार सेम आएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझो। इधर हम स्पीड मतलब वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे, बस मैं पार्टिकल को कहीं ना कहीं टर्न करा रहा हूं। तो इस केस में जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, बस डायरेक्शन अलग अलग आती जाएगी। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। वेरएस अगर मैं सेकंड वाला केस लूं या थर्ड वाला केस लूं कि भाई मैंने स्पीड भी चेंज करा दी, डायरेक्शन भी चेंज करा दी, तो इस केस में क्या होगा? हमारे पास पार्टिकल टर्न तो कर रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड भी हर एक जगह पे अलग अलग है। तो क्या इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आएगी या अलग अलग आएगी? सर अलग अलग। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा? ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बन जाएगा। अविनाश चेक करो, क्लियर है यहां तक की बातें या नहीं? ये सर। डन। बस इतना ही ध्यान देना, सेकंड केस को भूल जाओ, हम फर्स्ट और थर्ड पे ही काम करके चलेंगे अपना। अब भाई हम डिस्कस कर रहे थे सबसे पहला केस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो अब इसकी पूरी डिटेलिंग करते हैं भैया, क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। भाई सब लोग माइक म्यूट पे रखे, किसी का माइक अनम्यूट पे है? तो यार मैंने कहा कि सपोज ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। मैंने डिसाइड कर लिया कि भैया ये जो ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो यार अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो कल भी हमने डिस्कस किया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसको एक नेसेसरी फोर्स चाहिए। कौन सा फोर्स चाहिए? सर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक और चीज डिस्कस करो। अगर मैं कह रहा हूं कि यार ये ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ की बात कर रहा हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि भैया क्या हमारी स्पीड चेंज हो रही है या सेम है? सर हमारी स्पीड स्पीड सेम है। सेम है, हर एक पॉइंट पे स्पीड सेम है। तो बस चेंज क्या हो रही है इधर? भैया इधर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, याद रखो। स्पीड को चेंज कराने की वजह से भी एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी और डायरेक्शन को चेंज कराने की वजह से भी एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। इधर स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो जो स्पीड की वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास इधर जीरो होगी। तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे इसको। तो अभी फिलहाल इतना ही याद रखो कि इधर कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं। ऊपर वाले केस में सिर्फ एक्सीलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? इधर सिर्फ एक्सीलरेशन डायरेक्शन की चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो जो एक्सीलरेशन डायरेक्शन की चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो, आई रिपीट, जो एक्सीलरेशन
डायरेक्शन को चेंज कराने की वजह से प्रोड्यूस्ड हो, उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। चेक करो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. नहीं Yes. वेदांत, उल्टा कह रहे हो, रिपीट कर रहा हूं। वेदांत याद रखो, कभी भी डायरेक्शन चेंज कराने के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि यार डायरेक्शन चेंज हो रही है, कौन सी एक्सीलरेशन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप कहोगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने आपको बताया कहां लगता है, इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर थ्रू द रेडियस, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। तो भैया हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक रेडियस बना देंगे, टुवर्ड्स द सेंटर मार्क करता हुआ दिखा देंगे, तो ये हो गई हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। सपोज ये पॉइंट है पॉइंट ए। सिमिलरली सपोज कोई पार्टिकल पहुंचा पॉइंट बी पे, तो मेरे को बताओ पॉइंट बी पे सेंट्रीपिटल फोर्स किधर मार्क करूंगा, फिर से वही कि भाई रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ। ये हो गई डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की। चेक करके देखो पहले यहां तक की चीजें क्लियर हैं या नहीं? Yes, sir. बढ़िया, इसको हटा दो अब अगर ये चीजें क्लियर है तो। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये भी आपने पढ़ रखा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वेयर अपॉन आर, जहां पे आर क्या होगा, जहां पे आर इस सर्कुलर ट्रैक का, इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस होगा। तो भैया हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला ma होता है, mm से कट जाएगा तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा v स्क्वेयर बाय आर, v स्क्वेयर बाय आर। पहले यहां तक की चीजें चेक करते जाओ और बताते जाओ क्लियर है या नहीं। डन। लेकिन अब एक चीज बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन डायरेक्शन की वजह से हो रही है, तो भैया ये तो हर पॉइंट पे अलग अलग आएगी, डायरेक्शन तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग आएगी। तो इधर हम सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो इसलिए इस पे एक बहुत सही ध्यान देना कि भैया जब भी हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगाएंगे, मैंने यहाँ पे मॉड्यूलस लगा दिया है। मॉड्यूलस का मतलब क्या है कि मैं वेलोसिटी के अंदर सिर्फ क्या कंसिडर कर रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों? सर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों। नहीं अविनाश, जब भी हम मॉड लगा देते हैं, मॉड का मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। जब मैं वेलोसिटी पे ऐसा एरो बना देता हूं, तब उसका मतलब होता है कि हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूले में याद रखो, ये हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का या जो बाकी एक्सीलरेशन अभी हम कैलकुलेट करेंगे, वो एक्सीलरेशन का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, तो याद रखना ये v मॉडुलस का स्क्वायर है, मतलब सिर्फ वैल्यू लेनी है, डायरेक्शन देखनी ही नहीं है। पहले सब लोग यहां तक चेक करके बता दो और ये सब नोट डाउन कर लो, कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। भैया कोई दिक्कत, कोई समस्या? यस नो सर, डन अच्छा, सर। नो सर। चलो डन। चलो यार, अब मैंने क्या कहा कि सपोज टाइम t इक्वल्स टू 0 पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था, पार्टिकल था, वो पॉइंट ए पे था। अब मैंने सपोज कोई एक टाइम इंटरवल ले लिया, मैंने कहा सपोज टाइम इंटरवल 1 सेकेंड ले लेते हैं। तो भैया ये हमारा पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो 1 सेकेंड में वो किसी और पॉइंट पे पहुंच जाएगा। सपोज मैंने कहा वो पॉइंट बी पे पहुंच गया 1 सेकेंड के अंदर। तो भैया जब वो ए से बी पे पहुंचा, तो मतलब उसने सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा। भाई फिर से, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो सर्कुलर पाथ में घूमने का मतलब क्या है कि भैया वो कुछ ना कुछ एंगल बनाते जा रहा है सेंटर पे। तो मैंने कहा मैंने कोई टाइम इंटरवल ले लिया 1 सेकेंड, मैंने देखा भैया वो 1 सेकेंड में पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच गया। तो जब वो ए से बी पे पहुंचा, तो उसने कुछ ना कुछ एंगल कवर कर लिया होगा 1 सेकेंड, थीटा 1। फिर मैंने फिर से 1 सेकेंड का टाइम लिया, जब मैंने फिर से 1 सेकेंड का टाइम लिया, तो वो पहुंच गया होगा कहीं ना कहीं पॉइंट सी पे। जब वो पॉइंट सी पे पहुंचा होगा, तो भैया उसने फिर से कुछ ना कुछ एंगल कवर किया होगा बी से लेके सी तक। सपोज ये थीटा 2 है, आपको क्या थोड़ा सा लॉजिकल सोच के बताना है कि ये थीटा 1 और थीटा 2 इन दोनों की वैल्यू सेम होगी या अलग अलग होगी? सर अलग अलग। ठीक है, किसी और को कुछ और आंसर है तो वो भी बता दो, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। सर अलग अलग। अलग अलग, ठीक है विनाश, तो लेट्स डिस्कस। यार मैंने बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि जो भी हमारा पार्टिकल घूम रहा है वो सेम स्पीड से घूम रहा है, सेम स्पीड। तो अगर मैं पॉइंट ए पे स्पीड कुछ भी अज्यूम कर रहा हूं 2 मीटर पर सेकेंड, तो भैया पॉइंट बी पे भी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट सी पे भी स्पीड कितनी है,
मीटर पर सेकेंड। अगर कोई भी चीज कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, जैसे कि हमारी क्लॉक के अंदर जो मिनट हैंड है या आवर हैंड है या सेकंड हैंड है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। तो भैया हमारा जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट में 30 डिग्री कवर कर लेता है। तो क्या कभी ऐसा होता है कि वो नेक्स्ट 5 मिनट में 60 डिग्री कवर कर लेगा? Yes, sir. भाई मेरे हिसाब से आपको नहीं समझ में आया, आपको क्लॉक वाले एग्जांपल से समझाता हूँ। क्लॉक वाले एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा चीजें। भाई आपको ये तो पता ही है कि ये नंबर 12 इस तरीके से, नंबर 1 इस तरीके से, नंबर 2 इस तरीके से, नंबर 3, बाकी सब नंबर्स मैं नहीं मार्क कर रहा, मेरा इसी में काम चल जाएगा। तो थोड़ा बस भावनाओं को समझने का खेल है। मेरे को बताओ भैया, हर दो नंबर्स के बीच में ये एंगल कितना होता है? Sir, 30 degree. कैसे कैलकुलेट किया 30 डिग्री? हमें पता है एक पूरा सर्कल कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री। और मैं उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ? 12 पार्ट्स में डिवाइड कर 12 रहा हूँ। तो हमारे पास हर एक नंबर के बीच में कितना एंगल हो गया? 30 डिग्री हो गया। और हर एक नंबर के बीच में हम मिनट्स में कितना कहते हैं इसको? 5 मिनट्स कहते हैं। यस सर। भाई Yes, कि sir. अगले 5 मिनट क्या होंगे? अगले 5 मिनट ये होंगे, अगले 5 मिनट क्या होंगे? ये होंगे। तो यार मेरे को एक बार बताओ, अगर मैं मिनट हैंड को कंसीडर कर रहा हूँ, सिर्फ मिनट हैंड को ध्यान देना, मैं मिनट हैंड को कंसीडर कर रहा हूँ, तो वो नेक्स्ट 5 मिनट में कहाँ होगा? अगर स्टार्टिंग वो 12 से कर रहा है तो सर एक में एक सर में। एक तो कितना एंगल कवर किया इसने यहाँ पे? 30 डिग्री 30 30 डिग्री। मेरे को बताओ नेक्स्ट 5 मिनट में वो कहाँ होगा? 2 2 पे पे तो उसने अब कितना एंगल कवर कर लिया होगा? 60 60। मतलब अब टोटल, मतलब इंडिविजुअल 30-30। 30 degree. नेक्स्ट 5 यस मिनट सर में पूछूंगा तो नेक्स्ट 5 मिनट में फिर से 30 डिग्री। तो यार तुम एक चीज नोटिस करो, Yes, sir. ये हर एक 5 मिनट में, मतलब मैं टाइम इंटरवल सेम लेते जा रहा हूं, ये हर एक 5 मिनट में सेम एंगल कवर कर रहा है 30 डिग्री का। तो जो मेरी मिनट हैंड है वो एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है या अलग अलग स्पीड से घूमती है? सर कांस्टेंट Sir, constant. कांस्टेंट स्पीड से घूमती है। तो यही चीज तो मैं यहाँ पे भी कह रहा था आपको, कि भैया हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, और मैंने टाइम इंटरवल फिक्स किया 1 सेकंड। तो भैया हर एक सेकंड में वो सेम एंगल कवर करेगा। तो ये θ1 और θ2, ये दोनों एंगल जो कवर हो रहे हैं, ये दोनों एंगल सेम होंगे। लेकिन ये दोनों एंगल सेम कब होंगे? अब मैं इस एग्जांपल को इरेज कर दे रहा हूं, समझ जाना बस। ये दोनों एंगल सेम होंगे, और ये सेम क्यों होंगे? ये इसलिए सेम होंगे क्योंकि हमारे पास जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अब चेक कर लो, बात क्लियर हो गई ना? यस सर। डन। अब हमारे पास यार दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, हमारे पास दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट होते हैं। भैया भावनाओं को समझते जाना। दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट, पहला डिस्प्लेसमेंट होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, कुछ 5 मीटर कवर किया, 6 मीटर कवर किया, ऐसा ऐसा। लेकिन अब दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दूसरा डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब हम इधर किसके बात करेंगे? हम इधर एंगल के टर्म्स में बात करेंगे। तो जो ये थीटा है, ये थीटा भी तो डिस्प्लेसमेंट ही है जो पार्टिकल ने ए से बी तक जाते वक्त कवर किया। यस सर। भैया फिर से इसको समझाते हैं, मेरे ख्याल से आपको नहीं समझ में आया होगा। भाई मैं कह रहा हूं कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट था, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचा। जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचा, तो अगर क्वेश्चन आपसे कहे कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसने कुछ नहीं कहा, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। तो अगर वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो उस केस में मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? उस केस में मैं कैलकुलेट करूंगा आर्क ए बी, मतलब मैं ए बी की लेंथ कैलकुलेट करूंगा। ये मेरे को मिल जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्टेंस। क्या ये बात क्लियर हो गई है? लेकिन Yes, अगर sir. क्वेश्चन यस कहे एंगुलर फाइंड करने के लिए, तो एंगुलर का मतलब है भैया मेरे को ये पता करना है कि जब वो ए से बी पे पहुंचा तो कितना एंगल हुआ। अब अगर मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिफरेंशिएट करता हूं, तो मेरे को मिलती है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी। सिमिलरली अगर मैं एंगल को टाइम से डिफरेंशिएट कर दूं, मतलब मैं ये चेक कर रहा हूं कि कितना एंगल कितने टाइम में कवर होते जा रहा है, तो ये मेरे को कौन सी वेलोसिटी देगा? ये मेरे को एक नया टर्म आ गया आपके लिए कि ये भैया मेरे को एंगुलर वेलोसिटी देगा। तो रिपीट चेक करना। भैया मैंने कहा कि भैया हम क्या करेंगे, अगर मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिफरेंशिएट करूं तो वो मेरे को देगा लीनियर वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिफरेंशिएट करूं तो वो मेरे को एक नई वेलोसिटी देगा, विच विल बी कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी।
हाँ, तो इस एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा कहते हैं। ओमेगा, इसको सिंबल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। तो मेरे को एक बार बताओ, अब इधर मैंने कहा कि θ1 θ2 ये सारे एंगल्स जो भी बनेंगे ये सब इक्वल एंगल्स बनेंगे। तो मेरे पास जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो कैसी आएगी, कांस्टेंट आएगी या वेरिएबल आएगी? सर कांस्टेंट। वेरी गुड सिमरन, भाई सब लोग बढ़िया। कांस्टेंट आएगी, एंगल चेंज ही नहीं हो रहा तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। तो भैया एक चीज देखो, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक टर्म होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन कब मिलेगा मेरे को? एंगुलर एक्सीलरेशन तब मिलेगा जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही हो। लेकिन इधर तो भैया एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो एंगुलर एक्सीलरेशन कितनी आएगी? 0 आएगी। तो यहां तक की सारी डिटेलिंग मैंने आपको बता दी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ये सारी डिटेलिंग थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो की पॉइंट्स क्या क्या हैं, आपको क्या क्या की पॉइंट्स याद रखने हैं? पहला की पॉइंट, स्पीड सेम रहती है, डायरेक्शन चेंज होती है। स्पीड चेंज नहीं हो रही तो उसकी वजह से कोई एक्सीलरेशन नहीं होगी। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसकी वजह से एक्सीलरेशन होगी। और डायरेक्शन की वजह से जो एक्सीलरेशन होती है वो सेंट्रीपिटल होती है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला v²/r। यहां पे हम v की सिर्फ वैल्यू लेंगे इसलिए मैंने मॉड लगाया। पहला की पॉइंट। दूसरा की पॉइंट क्या है कि सिंस हमारा पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो जो वो एंगल बनाता जाएगा सेंटर पे वो भी सेम बनाते जाएगा, और उस एंगल को हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियंस में दिया जाता है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट मीटर या सेंटीमीटर में दिया जाता है। तो अगर मेरे एंगल सेम बन रहे हैं हर एक टाइम पे तो मैं बोलूंगा कि भैया ये जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आएगी, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल रोटेट कर रहा है, एंगल बना रहा है, वो कांस्टेंट आएगी। और अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भैया एंगुलर एक्सीलरेशन 0 होगी। बस यहां तक की बात बतानी थी। तो चेक कर लो, पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पूरा खत्म हो गया है। चेक करके बताओ इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर, डन नो सर। सर। बढ़िया। तो नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, नॉन यूनिफॉर्म वाले पे। यस सर। यस सर। Done. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सीएम लिख देता हूं बस, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। भैया एक बार बताओ, वैसे तो मेरे को उम्मीद है पूरी आप लोगों ने ऐसी हरकतें नहीं करी होंगी, क्या किसी ने बचपन में वो टायर चलाया है? कोई है ऐसा बच्चा सर मारती कौन था? सा टायर? कौन सा चलाया टायर? सर। भाई हमारे टाइम पे, मतलब 90s का हूं मैं बंदा, तो 90s के टाइम पे हमारा एक फेवरेट स्पोर्ट हुआ करता था साइकिल का टायर डंडी से मार मार के चलाना रोडों पे। सर। ये सर यस सर। मैंने अच्छा, चलाया सर। चलाया, मूवीज में तो देखा होगा ये करते हुए। सर तो मेरे को बताओ, सर। हम डंडी कहाँ मार रहे हैं? क्या हम डंडी टायर के मतलब कहीं ना कहीं सेंटर पे मार रहे हैं या टायर के सरकमफ्रेंस पे मार रहे हैं? सर सेंटर सर पे। सरकमफ्रेंस पे। सर्कमफ्रेंस में। सरकमफ्रेंस पे, बहुत बढ़िया। पहली चीज अब मैं उससे बता रहा हूँ मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ कि भैया एक तो हम डंडी जो मार रहे हैं, स्टिक जो मार रहे हैं टायर को, वो उसके सरकमफ्रेंस पे मार रहे हैं। अब स्टिक मारने से हम कर क्या रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं स्टिक मार के? सर उसकी स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं। वेरी गुड। स्टिक मार के हम टायर की स्पीड इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, डिपेंड हम स्टिक किस डायरेक्शन में मार रहे हैं। अगर मैं मूवमेंट के डायरेक्शन में स्टिक मार रहा हूं तो स्पीड इंक्रीज, मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मार रहा हूं तो स्पीड डिक्रीज। तो बस अब इस चीज को यहीं रिलेट करना है और कुछ नहीं करना, आपको ये बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। टेंजेंशियली, बहुत बढ़िया वेदांत, आपको टेक्निकल टर्म पता हैं। टेंजेंशियली कि भैया ये मैंने एक सर्कल ले लिया और हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, सॉरी स्क्रीन हट गई, चेक करो स्क्रीन दिख रही है ना? यस यस सर। सर। डन। अगर हम यस नॉन सर। यूनिफॉर्म, अरे हाँ ठीक है, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो आ जाओ सबसे पहले स्पीड पे, कि भैया क्या यहाँ पे हर एक पॉइंट पे स्पीड सेम होगी? नहीं। नो भैया हम सर। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर की बात कर रहे हैं तो स्पीड विल चेंज। डायरेक्शन चेंज होगी क्या? अरे डायरेक्शन चेंज किए बिना सर्कल में कैसे घुमा सकते हो? डायरेक्शन तो चेंज होगी ही होगी। डायरेक्शन चेंज क्यों होगी? क्योंकि भैया पॉइंट ए पे टेंजेंट हमें डायरेक्शन बताता है। पॉइंट ए पे टेंजेंट राइट हैंड साइड आएगा क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। पॉइंट बी पे टेंजेंट ऊपर की तरफ, पॉइंट सी पे टेंजेंट लेफ्ट हैंड साइड। तो भैया हमें दिख गया डायरेक्शन तो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है। अभी मैंने आपको बताया डायरेक्शन चेंज करने की वजह से कौन सी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है? डायरेक्शन चेंज करने के लिए कौन सी एक्सीलरेशन रिस्पॉन्सिबल, कौन सी एक्सीलरेशन चाहिए?
सर सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, बहुत बढ़िया। लेकिन भैया स्पीड भी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है तो इधर भी एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी जो रिस्पॉन्सिबल है या जो प्रोड्यूस्ड हुई है ड्यू टू चेंज इन स्पीड, ड्यू टू चेंज इन वैल्यू। और अभी हमने डिस्कशन यही किया कि अगर एक टायर है और मैं उसकी स्पीड इंक्रीज करना चाहता हूं तो मेरे को वो कहां हिट करनी है स्टिक, वो स्टिक मेरे को उसके सरकमफ्रेंस पे टेंजेंशियली हिट करनी है। तो यही बस मेरे को समझाना था कि स्पीड चेंज करने की वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और उसको हम डिनोट करते हैं एटी से। एटी वो वाली एक्सीलरेशन है जिसने स्पीड चेंज कराई है। तो अब ध्यान दो भैया, मैंने कहा ये पार्टिकल है और ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो अगर मैं इस पे सारी ये एक्सीलरेशन मार्क करना चाहता हूं तो यार सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो मुझे पता है कि वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगती है रेडियस के थ्रू। लेकिन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मतलब ही क्या है? जो एक्सीलरेशन टेंजेंट पे लगती हो, और इस एक्सीलरेशन की वजह से स्पीड चेंज होगी। अगर यहाँ पे 2 है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ अलग होगी, 2 से कम भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, यहाँ पे कुछ अलग हो जाएगी। फिर से मैं एक्सीलरेशन मार्क करूं तो पॉइंट बी पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, लेकिन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, जो स्पीड चेंज कराएगी टक टक इस तरीके से। क्या सबको क्लियर होगी ये वाली बातें? यस सर। तो अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं कि भैया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इन दोनों के बीच में हमेशा एंगल कितना होगा, तो मेरे को बताओ हमेशा एंगल कितना होगा? सर 90। 90 डिग्री। तो याद 90 रखना, डिग्री। यस हमेशा 90 ये डिग्री। बिल्कुल ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि एक टेंजेंट पे लगेगा और एक सेंटर पे जाएगा। तो भैया सोच, मतलब लॉजिकल वाली बात है, मैथ्स वाले स्टूडेंट हो भैया, परपेंडिकुलर होंगी ये दो चीजें। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए तो मैंने बता दिया कि भैया इधर तो हम सिर्फ वैल्यू देखते हैं, सिर्फ वैल्यू देखते हैं। लेकिन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के लिए हम वैल्यू वगैरह नहीं देखते, हम इसको डिफरेंशिएट करके उस पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट करके क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू अलग अलग आएगी। आई रिपीट, आई रिपीट, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो एक कांस्टेंट लगेगी, v²/r कांस्टेंट लगेगी। लेकिन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हर एक इंस्टेंट पे अलग अलग होगी, क्योंकि मैं हर एक इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूं। तो अगर मैं हर एक इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हर एक इंस्टेंट पे निकलेगी। तो आपको जो इंस्टेंट गिवन होगा क्वेश्चन में कि फाइंड द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट 2 सेकेंड, एट 3 सेकेंड, आप उसके लिए यहाँ पे वो वैल्यू कैलकुलेट करोगे एट एनी इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब पहले ईमानदारी से ये बताओ, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इन दोनों के लिए चीजें क्लियर हैं? यस सर। डन। यस सर एक सर। बार बता दो हाँ बताओ अविनाश, क्या करना है? सर, सेंट्रीपिटल अरे वाला दूसरा। रिपीट करना है? यस सर। कौन सा वाला पार्ट? ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट समझ में आया? यस सर, इसके बाद। बस ये 2 पॉइंट्स में दिक्कत है? यस सर। ठीक है चलो डन, इन 2 पॉइंट्स में दिक्कत है। अविनाश मैं क्या कह रहा हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हुई थी प्रोड्यूस डायरेक्शन की वजह से, कि डायरेक्शन चेंज करते जा रहे हैं। तो यार डायरेक्शन अगर आप चेंज करते जा रहे हो तो इसमें वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है ना? यस सर। ठीक है, तो अब इधर समझने की कोशिश कर लो भैया, आपको क्लियर हो जाएगा। भैया मैं कह रहा हूं कि मैं ना हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, पॉइंट ए पे इधर हो गई, पॉइंट बी पे इधर, पॉइंट सी पे इधर, पॉइंट डी पे इधर, इस तरीके से हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका है ना वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वैल्यू फिक्स हो चाहे चेंज हो रही हो। इसने ये तो पूछा ही नहीं, इसने बोला भैया मेरे को तो बस डायरेक्शन चेंज करानी है, तू ये बता कि डायरेक्शन कौन सी डायरेक्ट मतलब वैसे कैसे चेंज करानी है। इसने ये तो बोला ही नहीं कि भैया क्या आप वैल्यू फिक्स ले रहे हो या वैल्यू अलग अलग ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ डायरेक्शन से लेना देना है। तो अगर इसको वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है अविनाश, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है क्या वो चेंज होती रहेगी या वो कांस्टेंट होगी? वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि इसको वैल्यू से कोई लेना देना ही नहीं है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर। डन। तो इसलिए यहाँ पे ना v की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, डायरेक्टली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ये पर्टिकुलर इंस्टेंट वगैरह के लिए कैलकुलेट नहीं होता, ये पूरे मोशन के लिए कैलकुलेट होता है, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए कैलकुलेट नहीं होता। लेकिन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का किससे लेना देना है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का तो वैल्यू से, स्पीड की वैल्यू से लेना देना है। तो भाई मैं कह रहा हूं कि इधर स्पीड की वैल्यू क्या हर एक पॉइंट पे सेम है क्या?
इधर स्पीड की वैल्यू हर एक पॉइंट पे अलग अलग है। तो अगर इधर स्पीड की वैल्यू हर एक पॉइंट पे अलग अलग है, तो क्या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पूरे सर्कुलर मोशन के लिए एक फिक्स वैल्यू आएगी या हर एक पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू आएगी? सर फिक्स। नहीं, सर अलग अलग। हर एक पॉइंट पे अलग अलग आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 से 4 करना चाहते हो तो आप धीरे हिट करोगे, आप 4 से 12 करना चाहते हो तो आप ज्यादा स्ट्रांगली हिट करोगे। तो मतलब भैया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की हर एक पॉइंट पे वैल्यू अलग अलग आएगी, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो वैल्यू है वो अलग अलग है। इसलिए तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पूरे मोशन के लिए कैलकुलेट नहीं किया जाता। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए कैलकुलेट किया जाता है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब कि भैया आपने पॉइंट ए पे कितनी एक्सीलरेशन दी जिससे ये 2 से 4 हो गया, पॉइंट बी पे आपने कितनी एक्सीलरेशन दी जिससे ये 4 से 10 हो गया, तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग आएगी। जब ये हर एक पॉइंट पे अलग अलग आती है तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है मोशन इन वन डायमेंशन में, जब भी हमें किसी एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चीजें कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। अविनाश अब आपको क्लियर है? यस सर। डन। तो वही चीज मैंने यहां लिखी है कि ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए कैलकुलेट होती है, ये पूरे के मोशन पूरी जर्नी के लिए कैलकुलेट होती है। ये डिफरेंस है बस। अगर अब ये चीजें क्लियर हैं तो मैं आ जाता हूं नेक्स्ट। अभी खत्म नहीं हुआ है ये, अभी नेक्स्ट है और बाकी है। अब ये तो सब हमने बात कर ली भैया, ये सब चीजों डिस्प्लेसमेंट वगैरह पहुंच रहे। अब आ जाओ एंगल्स पे। तो यार मैं कह रहा हूं पॉइंट ए पे स्पीड अलग थी, पॉइंट बी पे स्पीड अलग थी। भैया पॉइंट ए पे स्पीड थी सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया। तो यार 1 सेकंड में मेरा पार्टिकल ए से बी तक पहुंच जाएगा और वो कुछ ना कुछ एंगल कवर करेगा θ1। लेकिन भैया पॉइंट बी पे तो स्पीड अब कुछ अलग हो गई, यहाँ पे तो 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो अगर मैं फिर से टाइम 1 सेकेंड लूं और ये फिर से कुछ ना कुछ एंगल कवर करेगा, तो क्या अब की बार जो ये एंगल कवर करेगा, ये दोनों एंगल्स क्या अब की बार सेम होंगे? नो सर। नो वेरी गुड। सर। तो यार हमें ये चीज क्लियर है, जब स्पीड सेम नहीं है तो ये दो एंगल सेम नहीं होंगे। तो अगर ये दो एंगल सेम नहीं होंगे तो क्या मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी? नहीं, एंगुलर वेलोसिटी हर एक टाइम पे चेंज होती रहेगी, चेंजिंग आएगी। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या प्रोड्यूस होने लग जाएगा हमारे पास? एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होने लग जाएगा। तो आपको अब सीधे सीधे क्या याद रखना है, ये सब कहानी को छोड़ के आपको सीधे सीधे क्या याद रखना है कि जब भी मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूंगा, यहां लिख लो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन होती है, सेंट्रीपिटल, बस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होती है। टेंजेंशियल होती है क्या? नहीं। एंगुलर होती है क्या? नहीं। ये दो एक्सीलरेशन नहीं होती, सिर्फ सेंट्रीपिटल होती है। लेकिन अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर की बात कर रहा हूं तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में सेंट्रीपिटल भी होती है, टेंजेंशियल भी होती है, और साथ के साथ क्या होती है? एंगुलर भी होती है। एंगुलर। अब क्वेश्चन आपसे हमेशा क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा? क्वेश्चन आपसे हमेशा नेट एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा, नेट एक्सीलरेशन। तो नेट एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा, तो अभी मैंने आपको बताया सेंट्रीपिटल लग रही है इधर, टेंजेंशियल लग रही है इधर, तो इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 90। भैया जब दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में कुछ एंगल होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आर कोस थीटा। 2ab वेरी cos गुड। थीटा। तो ये हो जाएगा 2a। ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू AC इंटू 80 इंटू cos 90। cos 90 हमेशा 0 होगा। तो याद रखो आप हमेशा ए नेट कैलकुलेट करोगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन स्क्वायर, बस। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने सिर्फ इसमें सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल ही क्यों ली, आपने इसमें एंगुलर क्यों नहीं ली? क्योंकि याद रखना टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगी तो ही एंगुलर होगी। तो मैंने एंगुलर एक्सीलरेशन को ऑलरेडी टेंजेंशियल में कंसीडर कर लिया है, तो इसलिए इसको दो दो बार कंसीडर नहीं करेंगे। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन थी इसलिए एंगुलर था। अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होगी तो एंगुलर को 0 होना ही पड़ेगा। ऐसा कोई केस नहीं है, कभी भी पॉसिबल है ही नहीं है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 हो और ये नॉन जीरो, ये केस पॉसिबल ही नहीं है। टेंजेंशियल होगी तो एंगुलर होगी, टेंजेंशियल नहीं है तो एंगुलर भी नहीं होगी। तो ऑलरेडी इसमें एंगुलर वाला पार्ट भी कंसीडर हो गया है। भैया डन डन डन। यस। Yes, डन sir. डन डन।
चलो डन। तो ये हमने सारी राम गाथा जो पूरी कहानी थी ये पूरी सर्कुलर मोशन के लिए पढ़ ली है। मैं आपको 1 से 2 मिनट दे रहा हूँ, कुछ मत करो, पहले बस देख लो सारी चीजें माइंड में देख चेक कर लो भैया सेट हो गई हैं या बाउंस मार गई हैं। सर सेट हो गई है। सेट हो गई हैं, अरे बढ़िया। तो क्या कहते हो अभिमन्यु, बढ़िया बढ़ जाए आगे? 1 मिनट सर, चेक कर रहे हैं। हाँ कर लो अविनाश, वही चीज आराम से चेक कर लो। क्या शुरू से स्लाइड्स दिखानी है? सर एक बार दिखा दो। ठीक है, डन 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 डन। अविनाश हमने यहाँ से मेन डिस्कशन किया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको चेक कर लो, फिर मैं मेरे को बोल देना नेक्स्ट, तो मैं नेक्स्ट कर दूंगा। सर नेक्स्ट कर दो। डन। वेदांत ये तुम तगड़ा क्वेश्चन पूछ रहे हो। सर नेक्स्ट। सर नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये लो नेक्स्ट। ओ सॉरी, एक और नेक्स्ट हो गया शायद से। सर नेक्स्ट। चलो भाई, सर नेक्स्ट। हाँ 1 मिनट, ये लो नेक्स्ट। सर नेक्स्ट। चलो डन, फिर कहानी खत्म। यस सर। चलो तो भैया अब क्या करना है आपको, मैं आपको सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन जो भी कहते हैं इसको, भैया इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले लिख के दे रहा हूं, चेक करना आपको ये सारे फॉर्मूले क्लियर हुए या नहीं हुए। एक फॉर्मूले सारे एक पेज पे ही आ जाएंगे। सबसे पहला मैंने आपको दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, दैट इज वी स्क्वेयर बाय आर, जहां पे आर उसका रेडियस होगा ट्रैक का। सेकंड मैंने आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिया, जो कि होता है हमारे पास dv बाई dt, क्योंकि एक ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैलकुलेट किया जाता है। फिर मैंने आपको दिया ए नेट का फॉर्मूला, और मैंने कहा ए नेट में सिर्फ सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल ही कंसीडर की जाएगी, और इन दोनों के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री ही होगा। फिर तीसरा मैंने आपको क्या बाकी नेक्स्ट फॉर्मूला क्या दिया, मैंने नेक्स्ट फॉर्मूला आपको बताया कि भैया एक हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है और वो होती है डी थीटा बाई डी टी। फिर मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया कि भैया हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन भी होती है जो टेंजेंशियल की वजह से ही होती है, और इसका फॉर्मूला डी ओमेगा बाई डी टी। अब बाकी फॉर्मूले और देखो, और भी फॉर्मूले हैं। सिक्स्थ, यार मैंने अभी आपको बताया कि एंगल जो बन रहे हैं वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि पार्टिकल घूम रहा है, तो मतलब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन है। भैया पार्टिकल घूम रहा है किसी एक वेलोसिटी से तभी तो एंगल कवर करेगा, तो मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है। तो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, आर ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं इसको कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट? कुछ ऐसे पता हो आपको? डॉट प्रोडक्ट। नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि जब हम दो वेक्टर को क्रॉस करते हैं तभी आंसर एक वेक्टर मिलता है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, पहले आपको यही क्लियर कर देता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। आपको बताना है कौन सा रिलेशन करेक्ट है। ऑप्शंस दे रखे थे कि भैया v वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। भाई देखते जाना जो मैं भी बोलते जा रहा हूं, ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, c इज इक्वल्स टू v वेक्टर इक्वल्स टू r डॉट ओमेगा, और d इक्वल्स टू ओमेगा डॉट r। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन है कि भैया आपको बताना है कौन सा रिलेशन करेक्ट है फॉर लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सर ए ऑप्शन। तो एक चीज याद रखो यार,
आर डॉट ओमेगा और ओमेगा डॉट आर, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है स्केलर। तो स्केलर स्केलर सेम है, स्केलर स्केलर सेम मतलब 3 into 2 लिख दूं या 2 into 3 लिख दूं, बात बराबर है। और मेरे को यह भी पता है कि अगर मैं दो वेक्टर्स का डॉट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, हमेशा स्केलर आएगा। लेकिन इधर मेरे को आंसर क्या चाहिए, मेरे को वेक्टर चाहिए, तो मतलब ये दो तो गलत है ही है। अब आप लोग बोलोगे सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? भैया बहुत डिफरेंस है। आर क्रॉस ओमेगा इज नॉट इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, बल्कि करेक्ट रिलेशन होता है आर क्रॉस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा क्रॉस आर, क्योंकि भैया ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब हम आर इंटू ओमेगा करते हैं तो हमें अलग डायरेक्शन मिलती है, ओमेगा इंटू आर करते हैं तो अलग डायरेक्शन मिलती है, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन मिलती है, इसलिए नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो एक चीज याद रखना, जब भी हम लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो कभी भी ओमेगा क्रॉस आर मत करना, करेक्ट आंसर हमेशा आर क्रॉस ओमेगा ही है। क्या ये चीज याद रहेगी आपको? यस सर। भाई आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए कह रहा हूं, देख लेना, ये छोटी छोटी बातें हैं जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। डन। तो एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला, भाई जैसे मैंने कहा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में भी एक रिश्तेदारी है, तो इधर भी वही फॉर्मूला, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा, आर इंटू अल्फा, और फिर से वही वेक्टर वेक्टर वेक्टर, तो बीच में ये लिख सकता हूं मैं आर क्रॉस अल्फा। क्या सेवंथ, पहले 7 फॉर्मूले चेक कर लो और मेरे को बताओ पहले 7 फॉर्मूलों में कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब बाकी फॉर्मूलेस लिखते हैं इनमें। अभिमन्यु भैया माइक म्यूट कर लो, काहे हमें अपनी बातें सुना रहे हो। चलो मेरे को बताओ व्हाट आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन? S is equal to ut plus half at square. डन। और एक तो मैंने लिखी दी v इक्वल्स टू u प्लस at, तीसरी बताओ। v P square square is equal to u square 2s। is plus 2a. वेदांत होने को तो 4 होती है, हमारा मेन काम इन तीनों से होता है। तो अब यही यही सेम इक्वेशन हम रोटेशनल सर्कुलर टर्म्स में लिखेंगे। v की जगह होगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, u की जगह होगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा नॉट से लिख देंगे, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की जगह क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन, और टाइम तो टाइम ही होता है, टाइम कोई लीनियर या रोटेशन नहीं होता। सिमिलरली इस वाली इक्वेशन को क्या लिखूंगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखना है मेरे को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इनिशियल वेलोसिटी की जगह ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सिमिलरली लास्ट वाली बताओ, लास्ट वाली क्या लिखूं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टू ए की जगह अल्फा, एस की जगह थीटा। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको दे दिए, अब बस इन्हीं पे काम करना है, इन्हीं पे वर्कआउट करना शुरू करना है। यस सर। डन। तो आ जाओ भैया सबसे पहले क्वेश्चन पे, सिंपल सादा पहला क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है हमारे पास जो मूव कर रहा है किसी एक सर्कुलर पाथ पे, उसका हमें रेडियस गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर, और जो इसकी वेलोसिटी है, हमें इसकी वेलोसिटी गिवन है कि भैया वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है और वेलोसिटी है 40। आई रिपीट, हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो रेडियस 2 सेंटीमीटर पे है और जो इसकी वेलोसिटी है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है v इक्वल्स टू 40। अगर वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा? Sir, non-uniform. वही वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है तो मतलब कहीं 2 कहीं 4 कहीं 6, तो मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्वेश्चन ने क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है भैया कैलकुलेट करो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। सेकेंड पार्ट वो कह रहा है भैया कैलकुलेट करो मेरे को ए नेट, नेट एक्सीलरेशन बताओ एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। बस इतना सा क्वेश्चन कि एक सर्कुलर पाथ पे भैया रेडियस 2 सेंटीमीटर, पार्टिकल घूम रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से,
टेंशियल एक्सीलरेशन बतानी है एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, और ए नेट एक्सीलरेशन बतानी है एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। विधान फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है, बिल्कुल सही। सर फर्स्ट पार्ट का आंसर 4 होगा। बिल्कुल सही, फर्स्ट पार्ट का आंसर 4 है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मैंने आपको बताया कि भाई आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और डिफरेंशिएट करोगे 4t का तो 4 आएगा। बस यही आंसर है फर्स्ट पार्ट का, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ट्राई टू कैलकुलेट नाउ द सेकेंड पार्ट। तो देखो सेकेंड पार्ट के लिए आपको चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट होगी? v स्क्वायर बाय आर, v की वैल्यू है 4, t स्क्वायर डिवाइडेड बाय r की वैल्यू 2 है, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 16 t स्क्वायर बाय 2। अब टाइम की वैल्यू रख दो, कितने टाइम के लिए सर कैलकुलेट रूट करना है? 32 सेकंड पार्ट का। क्या चीज? सेकंड पार्ट का रूट 32। रूट 32 नहीं, मेरे ख्याल से रूट 32 नहीं है, बाकी चेक करते हैं। वेदांत आपका सही है, रूट 60 आ रहा है, ओ 80, रूट 80। अब यहाँ पे टाइम की वैल्यू रख दो, टाइम की वैल्यू रखोगे तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ जाएगा, दैट इज 8। पहले यहां तक चेक कर लो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैलकुलेट करके दे दिया, इसमें कोई डाउट है क्या? कि बस भाई मैंने v स्क्वायर किया और जो टाइम उसने बोला बस मैंने टाइम की वो वैल्यू रख दी। अब ए नेट निकालना है, तो ए नेट आपको बताइए कैसे निकालना है, सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस इसका 4 का स्क्वायर 16, 64 प्लस 16 रूट 80, और रूट 80 मतलब 4 रूट 5। चेक करो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं। सर रिपीट। रिपीट तुषार, कौन सा पार्ट रिपीट? फर्स्ट पार्ट क्लियर था? यस सर, सर सेकंड कर दो रिपीट। सेकंड करना है। तुषार मैंने अभी बोला जब भी आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए होगी, आपके पास जो भी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर कर दो। मुझे पर्टिकुलर इंस्टेंट नहीं चाहिए, जो भी वेलोसिटी गिवन है उसका स्क्वायर कर दो, जो भी आपको वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन होगी। तो वेलोसिटी की इक्वेशन मेरे को गिवन थी 4t, मैंने 4t का स्क्वायर किया और रेडियस से डिवाइड कर दिया। अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 16 टी स्क्वायर बाई 2, तो बेसिकली ये हो गया 8t स्क्वायर। अब यहाँ पे टाइम का टर्म आ रहा है, तो जो मेरे को ए नेट कैलकुलेट करना है वो कौन से टाइम के लिए कैलकुलेट करना है? 1। तो भैया आप यहाँ पे वैल्यू बस 1 रख दो, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू 1 रखा, तो मेरे पास कितनी आई सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? 8 आई। तुषार चेक करो, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। डन। अब तुषार आपके पास सेंट्रीपिटल आ गई है, टेंजेंशियल फर्स्ट पार्ट में ही कैलकुलेट कर ली थी, तो ए नेट कैलकुलेट करके दे दो। जैसे ही कंप्लीट हो जाए भाई बता देना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर कंप्लीट है। कंप्लीट है, 1 मिनट दो बस फिर मेरे को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल वाला अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, फिर से वही सब बातें कि एक पार्टिकल है सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस उसने बोला हुआ है कि भैया r है, और उसने अब की बार सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दे दी है। उसने कहा भैया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितनी है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है k स्क्वायर r t स्क्वायर, जहां पे r रेडियस है, t टाइम है, और k ऐसे ही बस कोई एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। k कुछ नहीं, बस एक ऐसे ही कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनैलिटी वगैरह को हटा के लगाते हैं। बस ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट पार्ट, भैया आपको कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ द पार्टिकल। सेकंड,
आपको कैलकुलेट करना है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, और थर्ड आपको कैलकुलेट करके बताना है रिजल्टेंट नेट एक्सीलरेशन। ये तीन चीजें कैलकुलेट करके देनी है। आई रिपीट, क्वेश्चन ने कहा कि भैया एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, रेडियस आर, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दे रखी है, हमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की हेल्प से बस ये कैलकुलेट करके देना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, व्हाट इज इट्स टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड द नेट एक्सीलरेशन। ये तीन चीजें कैलकुलेट करके देनी है। तो टाइम देता हूं आपको, पहले आप ट्राई कर लो सही से, फिर हम डिस्कस करते हैं। यार अब तक तो आंसर कम से कम फर्स्ट पार्ट का तो आ जाना चाहिए था। सर आप करवा दो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, डन। वेदांत आप, अरे अंश का आंसर सही भी आ गया, वेरी गुड अंश। नहीं है विनाश, सही नहीं है, अंश का आंसर सही है। चलो देखो यार, मैंने आपको बताया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय r, जहां पे v पे मॉड लगा दिया है, तो मतलब सीधा सीधा क्या है, फिर से बार बार वही बोल रहा हूँ, v का मॉड का मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो मतलब स्पीड स्क्वायर बाय r। तो यार देखो फर्स्ट वाला तो यहीं खत्म हो गया। अच्छा वेदांत कोई बात नहीं, फर्स्ट वाला पार्ट तो यहीं खत्म हो गया। भैया मेरे को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन गिवन है k स्क्वायर r t स्क्वायर, टी स्क्वायर ही गिवन था, हाँ टी स्क्वायर। भैया मेरे को स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे आ गया स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, ये नीचे आर हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि स्पीड का स्क्वायर होगा मेरे पास के स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर टी स्क्वायर। मेरे को स्पीड कैलकुलेट करने के लिए पूछी है, तो स्पीड का आंसर क्या दूं बता दो, के आर टी। वेरी गुड, के आर टी। किस्सा खत्म। पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करें, फिर सेकंड पार्ट पे देखेंगे। यस सर। डन। आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। यार सेकंड पार्ट पे अंजना, वेरी गुड। सेकंड पार्ट के लिए आपको ऑलरेडी वेलोसिटी की इक्वेशन पता है। अब वेलोसिटी की इक्वेशन है के आर टी। मैंने बोला भैया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बताओ, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है डीवी बाई डी टी। बस इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आंसर आएगा, के आर आएगा। अंजना के आर आएगा, आपने शायद से के टी लिख दिया गलती से, के आर। बिल्कुल। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट तो आप कैलकुलेट कर ही दोगे। भैया मेरे को ए नेट निकालना है, ए नेट आपको पता ही है कैसे निकालना है, तो ट्राई टू कैलकुलेट। नहीं अंजना, लास्ट वाले का केटी स्क्वायर नहीं, कहाँ आ रहा है, ए सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू थी भैया के स्क्वायर, तो ये के टू द पावर 4, आर टू द पावर 2 और टी टू द पावर 4,
प्लस एटी का स्क्वायर, एटी का स्क्वायर करूंगा तो के स्क्वायर आर स्क्वायर। भैया इसमें से कॉमन देख लो, जो भी कॉमन आता हो, और फिर देख लो अगर और सिंप्लीफाई होता हो तो मुझे दिख रहा है कि इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, के स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है। इधर बचेगा के स्क्वायर टी टू द पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट में। अब के स्क्वायर आर स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको बाहर लिख सकते हो आप। तो फाइनल आंसर विल बी के आर एंड स्क्वायर रूट में के स्क्वायर टी 4 प्लस 1। ये फाइनल आंसर है। सब लोग भैया अच्छे से चेक कर लो, कोई डाउट कोई समस्या तो पूछ लो। सर थर्ड पार्ट समझा दो। थर्ड पार्ट समझाना है। थर्ड पार्ट में नेट एक्सीलरेशन निकालनी थी, तो नेट एक्सीलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर। टेंशियल एक्सीलरेशन आपने ये निकाल ही ली इक्वेशन 2 में, सेंट्रीपिटल की तो इक्वेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी ना, तो बस मैंने इन दो का स्क्वायर करके क्या सिंप्लीफाई किया है। एसी का स्क्वायर किया, एटी का स्क्वायर किया, बस उसको सिंप्लीफाई किया है। यहां लिख देता हूं, एसी मेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, एटी मैंने कैलकुलेट कर दिया, इन दोनों की बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई किया है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने क्या गलती करी, आपने जो ये स्पीड था, आपने डायरेक्टली शायद से स्पीड की वैल्यू एसी की जगह रख दी है। सिमरन क्लियर हो चुका है, बढ़ चलूं आगे। यस सर। चलो डन भाई, सबका कंप्लीट हो गया ये वाला क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, डन, sir. बढ़िया। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। भाई मैं कह रहा हूं कि हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट था, वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अगर हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सपोज उसने स्टार्ट किया ए से और वो वापस घूम फिर के ए पे ही आ रहा है, तो भैया उसने कितना एंगल कवर कर लिया होगा, सर 360 डिग्री। 360 डिग्री। मतलब एक इंफॉर्मेशन क्या पता चली है, एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री, मतलब एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई, 2 पाई। तो अगर क्वेश्चन कभी भी आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहे कि भैया एक ऑब्जेक्ट है और वो सर्कुलर में चक्कर काट रहा है, तो मेरे को बताओ कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो गए होंगे। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीट कैलकुलेट करने का तरीका होता है हमेशा, जो भी आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको 2 पाई से डिवाइड करने का। क्योंकि थीटा को 2 पाई से डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि पार्टिकल घूमा और उसने टोटल एंगल कवर किया 720 डिग्री, तो मेरे को बताओ उसने कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कर लिए होंगे। सर 2। 2, क्योंकि 720 डिवाइडेड बाय 2 पाई मतलब 360, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2, मतलब दो रेवोल्यूशंस 360 प्लस 360 720। तो क्या ये पहला वाला फॉर्मूला क्लियर है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का। Yes, sir. डन। दूसरी चीज, भैया पार्टिकल ने ए से वापस ए तक पहुंचने में, मतलब एक सर्कल कंप्लीट करने में कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या वन रेवोल्यूशन, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। तो एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम लिया होगा वो टाइम पीरियड कैपिटल टी। लेकिन अब सपोज भाई, सपोज मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस पार्टिकल ने एक सेकंड के अंदर 5 सर्कल्स कंप्लीट कर लिए, 5 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर लिए, तो भैया टाइम पीरियड तो 1 हो गया। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भी एक टर्म पढ़ा होगा आपने, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। Number of oscillation per second. भैया वेरी गुड, ये होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो ये जो आपको 5 रेवोल्यूशंस गिवन है, ये 5 रेवोल्यूशंस क्या है, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी। ये 5 रेवोल्यूशंस आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है कि भैया एक सेकंड में 5 रेवोल्यूशन हो रहे हैं। तो आप मेरे को बताओ, अगर एक सेकंड में 5 रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो रहे हैं तो एक रेवोल्यूशन कितनी देर में कंप्लीट होगा,
क्या मैं लिख सकता हूं? फिर एक रेवोल्यूशन 1/5 सेकंड में कंप्लीट होगा, तो एक रेवोल्यूशन अगर 1/5 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है तो ये क्या मिल रहा है आपको? टाइम पीरियड मिल रहा है। तो इसी से हमें एक रिलेशन मिल गया कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में हमेशा कैसा रिलेशन होता है? फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड। भैया चेक करो, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अभी क्वेश्चन में देखना बहुत कंफ्यूज करेगी आपको कि भैया एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम? टाइम पीरियड। एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन? वो फ्रीक्वेंसी। और लास्ट, ओमेगा के दो फॉर्मूले और होते हैं, एक होता है 2π/f या फिर 2π/t, क्योंकि एक टाइम पीरियड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है और एक ऑसिलेशन में 2π जितना एंगल कवर होता है। अब बस इन सब फॉर्मूले को यूज करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देना है, लास्ट क्वेश्चन, दैट्स इट। उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। यस सर, कर लिया। कर लिया? चलो तो आ जाओ क्वेश्चन पे। भैया क्वेश्चन सीधा साधा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट रुक जाओ बस। क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और ये सब कुछ गिवन है, रेडियस गिवन है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ऐसा करो, ये कन्वर्जन करना, चलो देख लेंगे। 5 सेंटीमीटर। हमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन गिवन है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन ने बोला है कि भैया हमारी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 10 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर से लेकर 20 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर तक। ओहो, बार बार एक ही गलती। भैया क्वेश्चन यहां तक रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास एक पार्टिकल है, सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस 5 सेंटीमीटर, टेंशियल एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है 10 से लेके 20 तक। क्या क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट पार्ट कि भैया टोटल कितना टाइम लग गया ये एंगुलर वेलोसिटी को चेंज कराने में। दूसरा, आपको कैलकुलेट करके देना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ये दो पार्ट कैलकुलेट करके देने हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस एंड द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, ये दो चीजें कैलकुलेट करके देनी है। सबसे पहली बात, अगर आप देखो इधर ये एसआई यूनिट है, ये भी एसआई यूनिट है, तो मतलब हमारे पास जो रेडियस होना चाहिए वो भी एसआई यूनिट में होना चाहिए। तो इस रेडियस को एसआई यूनिट में मतलब मीटर्स में कन्वर्ट करके लिख दो, पहला काम तो ये जरूर कर देना। अब मेरे को बताओ टाइम कैसे कैलकुलेट करें, कौन सी इक्वेशन यूज करूं टाइम के लिए? सर 2π/t। 2π/t वो तो एंगुलर वेलोसिटी की होती है, वो तो ऑलरेडी गिवन है। और टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं करना सिमरन, टाइम पीरियड अलग होता है, टाइम अलग होता है। टाइम मतलब पार्टिकल टोटल कितनी देर के लिए घूमा, और टाइम पीरियड होता है कि एक सर्कल कितनी देर में घूमा, दोनों में डिफरेंस है। तो देखो भैया, आप इक्वेशन यूज करोगे ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। कौन सी इक्वेशन को रिप्लेस किया है? बेसिकली v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन को यूज किया है। लेकिन अब एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, टाइम कैलकुलेट करना है लेकिन अल्फा की वैल्यू नहीं दी। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन? देखो इधर, फॉर्मूला नंबर 7, R vector into omega vector. फॉर्मूला नंबर 7, टेंशियल एक्सीलरेशन इज आर इंटू अल्फा। तो बस आप आर इंटू अल्फा कर दो, आर आपको पता है, सब कुछ आपको पता है, सॉल्व हो गया भाई। सबसे पहले काम होगा आपका एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना। तो एंगुलर एक्सीलरेशन है टेंशियल एक्सीलरेशन बाय आर, टेंशियल एक्सीलरेशन आपको गिवन है 2 डिवाइडेड बाय आर, तो ये एंगुलर आ जाएगा। इसकी वैल्यू भैया यहां सब्स्टिट्यूट करना और फिर आप निकाल देना टाइम। चलो सॉल्व करो। हाँ तुषार बोलो। Sir, 10 raised square minus 1. सॉरी, एक बार रिपीट करो, क्या आंसर कह रहे हो आप? Sir, 10 raised square minus 1. नहीं नहीं, 1/4 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। तो भैया अगर आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो
तो ये हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 200, 200/5 तो ये हो जाएगा हमारे पास 40। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 40। तो ये हो जाएगा हमारे पास इधर जाके 10, 10/40, 10/40 मतलब ये हो गया 1/4, और 1/4 मतलब 0.25 सेकेंड्स। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सब लोग चेक करके देख लो भैया, किसी को फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट लग रहा हो तो पूछ लो। No, sir. बढ़िया। अब फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट नहीं है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे कैलकुलेट होता है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपको कैलकुलेट होता है, 0,6। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैलकुलेट होता है θ/2π। तो सबसे पहले तो मेरे को थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा के लिए कौन सी इक्वेशन यूज होगी? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सारी वैल्यूज गिवन है, पहले तो थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा कितना आ रहा है। ओमेगा नॉट की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू हमने देख लिया 1/4 आ रही थी, प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेना कितनी आ रही थी 40, इंटू टाइम का स्क्वायर दैट इज अगेन 1/4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, थीटा कैलकुलेट करो, और पहले तो थीटा बताओ थीटा कितना आ रहा है, फिर 2π से डिवाइड करके एन भी निकाल लेंगे। सर 15/4π 2π 4 into 2π। वेरी गुड भाई, 15/4 रेडियंस आ रहा है तुषार। यस सर। डन। 15/4 आ गया तो एन की वैल्यू लिख दो 15/4 जो आपने कहा इंटू 2π। 2π इक्वल बिल्कुल टू सही, 0,6 आ गया। बिल्कुल इक्वल्स टू आ जाएगा 0.6। अगर जरूरी नहीं है, एक चीज आपको और बता दूं, जरूरी नहीं है कि ये आप हमेशा डेसिमल में ही कैलकुलेट करो, पाई को पाई तक ही छोड़ दो। आप इसको 15/8π भी लिख सकते हो, यहां तक भी आंसर बिल्कुल सही माना जाता है। यस सर। जरूरी नहीं आप हर बार डेसिमल्स में कैलकुलेट करो, वो तो डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शन, एग्जाम में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन पाई के टर्म्स में गिवन है या डेसिमल में। और 90% ऑफ द टाइम ऑप्शन हमेशा आपको पाई के टर्म्स में ही गिवन होंगे। तो जैसे मैंने बोला था ये लास्ट क्वेश्चन, तो बस अब इतना चेक करके देख लो ईमानदारी से कि भैया सारी चीजें सर्कुलर मोशन जितना भी पढ़ा उतना क्लियर है या नहीं। यस सर। चलो भैया डन डन डन। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक तो आपको ये रिकॉल करा ही दूंगा, एक दो क्वेश्चन अगर करने हो तो और कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे दैट इज लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के लिए थोड़ा सा वेक्टर्स चाहिए होगा तो वो भी रिवाइज कर लेंगे।